Which one or more of the following cost can be included in the total cost of producing an asset by a company for its own use? ये हमने डिस्कस किया था कॉस्ट आइडेंटिफाई जब हम करते हैं इनिशियल मेजरमेंट पर, तो कौन सी कॉस्ट वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग जो कि कैपिटलाइज होगी? ए तो होगा इसके अंदर। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लेबर कॉस्ट जिसको बनाने में इस्तेमाल हुई, ठीक है। बस यही लग रहा है इसमें तो। देखें लास्ट वाला जो है ई मेंटेनेंस चार्जेस, ये तो एक्सपेंस आउट होंगे, कितना expense होगा? सही है। एसेट का जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो भी एक्सपेंस में जाएगा। वो भी है। इंटरेस्ट कॉस्ट अगर हम लोन लें और वो लोन उस एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हो, तो एक आईएएस होता है हमारे पास, आईएएस 23 बोरिंग कॉस्ट, उसके अकॉर्डिंगली ये सी भी कैपिटलाइज हो जाएगा। अच्छा सही है। जी ठीक। और प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्ट कॉस्ट लगे या इनडायरेक्ट कॉस्ट लगे, अगर एसेट को कंस्ट्रक्ट करने में, तो यहाँ पर ये जो रीजनेबल प्रोपोर्शन लिखा हुआ है ना, ये रिलायबल मेजर नहीं हो रहा, तो ये नहीं आएगा। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आ जाएगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड टू फाइनेंस प्रोडक्शन ऑफ द एसेट ही आ जाएगा। सही ठीक। सही है, क्योंकि उसने कहा था वन और मोर, तो एक से ज्यादा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अ नॉन करंट एसेट एज पर आईएएस 16? एक आंसर होगा इसका। ए होगा इसका। बी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बी के अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट उसने मेंशन नहीं की। अच्छा अच्छा, सी गलत क्यों और होगा? वो इंटरनली जनरेटेड में आएगा ये बी वाला। हाँ, मैन्युफैक्चर्ड तो इंटरनली जनरेटेड ही है ना। हाँ अच्छा, सी में इनडायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन वो रीजनेबल प्रोपोर्शन की वजह से वो रिलायबली मेजर नहीं हो रही, वो इसलिए नहीं हो सकता। सही। और डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मेंटेनेंस वो तो कॉस्ट हमेशा एक्सपेंस आउट होती है। जी। 6.3, a freehold property originally costing 100,000 has accumulated depreciation to date 20,000, तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू आ गई 80,000 की। जी। द एसेट इज टू बी रीवैल्यूड टू 1,30,000, तो 80,000 इसकी बुक वैल्यू है और रीवैल्यूड अमाउंट इसका 1,30,000 आ गया। तो अब हमारे पास 50,000 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है। सही है, तो हम डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करते हैं डेबिट करके और रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट कर देते हैं। तो रीजनेबल, 20,000 हाँ रीजनेबल एंट्री इन चारों में से कौन सी है? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो सकता है, नहीं। तो इसका मतलब बी नहीं हो सकता। और ए में प्रॉब्लम ये कि ए में रीवैल्यूएशन 20,000 से क्रेडिट हुआ, ये गलत हो गया। ए भी रॉन्ग, बी भी रॉन्ग। सी के अंदर उसने डेप्रिसिएशन को कंसिडर नहीं किया, सी भी गलत। डी के अंदर उसने डेप्रिसिएशन को डेबिट किया, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया और डिफरेंस एसेट की कॉस्ट में डाल दिया 30,000 का। ये वाला सही। ये सही है, इसका मतलब आंसर इज डी। अकाउंट हेड हो रहे हैं ये। 6.4, IAS 16 property plant and equipment requires non-current asset to be depreciated using, depreciation का मेथड एज पर IAS क्या होना चाहिए? क्या IAS ने स्ट्रेट लाइन को स्पेसिफाई किया या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को स्पेसिफाई किया? वो सिस्टमैटिकली का होना चाहिए। हाँ, जो a method that allocates the cost as fairly as possible, a method that allocates the depreciable amount as fairly as possible। तो कॉस्ट को तो हम एलोकेट नहीं करते, हम तो एलोकेट डेप्रिशिएबल अमाउंट को ही करते हैं, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू भी माइनस होती है ना तो उसमें। अब हमें उसको एक्सपेंस फेयरली पॉसिबल है। हाँ, तो सी बी हो गया, बी इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर होना चाहिए बी। सही है। अच्छा जी, उसके बाद अगले सवाल पे आ जाएं। तो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 20% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। एसेट परचेज किए थे हमने 1 अक्टूबर 2003 को,
और 2006 पे एसेट्स की बुक वैल्यू हो गई है 40,000 की। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है अब तक? तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ना, वो अगर मेरे पास कॉस्ट हो, हम्म, उसमें से अगर मैं बुक वैल्यू माइनस कर दूं तो डिफरेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। जी जी। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट नहीं है, सिर्फ बुक वैल्यू है। अच्छा, ये जो बुक वैल्यू आई है 40,000 की, ये जो 40,000 की बुक वैल्यू आई है, ये कितने साल बाद आई होगी? 3 साल बाद। 3 साल बाद ना, 4, 5, 6। जी तो ये जो 40,000 है, ये 3 साल के डेप्रिसिएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जी कैलकुलेटर है, जी। कोशिश करो सवाल का आंसर क्या आता है। 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद ये बुक वैल्यू बची है। इसमें डेटा हमारे पास मिसिंग है, तो किसी ट्रिक से सवाल सॉल्व होगा, सीधा सीधा सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। सही। हर दफा 20% रिड्यूस होता हुआ आ रहा है ना, जी तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे आना हो तो यूँ समझेंगे, अगर हम 3 से चले होंगे तो एक मरतबा डेप्रिशिएट हुआ होगा, रिमेनिंग जो वैल्यू है वो 80% बच गई होगी। फिर 20% डेप्रिशिएट हो गया होगा, वो 80% हो गई होगी। फिर 20% डेप्रिशिएट हो गया होगा, वो 80% हो गई होगी। हाँ। तो अब 80% हो के वो वैल्यू क्या बची है? 40,000। तो 40,000 को अगर मैं 0.8 से डिवाइड कर दूं हम्म, तो ये 50,000 की जो वैल्यू आएगी, ये 2006 की डेप्रिसिएशन से पहले की वैल्यू होगी, कैरिंग अमाउंट। अच्छा अच्छा। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपने एक बार बताया था, मल्टीप्लाई बाय 0.3 करके आपने बताया था 3 साल के लिए। ये इस तरह से नहीं हो सकेगा? वो किसी वैल्यू के ऊपर लगाते हैं ना, हाँ। वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास, उधर स्टार्टिंग से चलते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू इज मिसिंग। तो अब इसको 0.8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 50,000 को 62,500। ये 2 साल कवर हो गए। फिर 62,500 बुक वैल्यू आई, तो इसको और पीछे लेकर गए 1 साल। 78,120 का। तो 3 साल पहले ये कॉस्ट थी। इसमें से अगर मैं 40,000 की बुक वैल्यू माइनस कर दूं, डिफरेंस निकालें। 38,1। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा जी। ये देखें 6.8 देखें। कंपनी परचेज अ मशीन, शेयर हो रही है ना स्क्रीन? हाँ हाँ।
अ कंपनी परचेज अ मशीन फॉर 50,000 ऑन 1 जनवरी 2001। कॉस्ट हमें पता है, जी। डेट हमें पता है, किस डेट के ऊपर हमने मशीन खरीदी। कॉस्ट हमें पता है, किस कॉस्ट पे मशीन खरीदी गई। It was just to have a 5-year useful life, having a residual value of 5,000. On 31st December 2002, 15,000 was spent on an upgrade to the machine. Upgrade capitalize होती है। हाँ। They extended its remaining life to 5 years with the same residual value. During 2003, the market for the product declined and the machine was sold on 1st January 2004 for 7,000. What is the loss on disposal? अच्छा। तो अब लॉस ऑन डिस्पोजल 1 जनवरी पे निकालना है ना, तो 1 जनवरी पे पहले हमें इसकी बुक वैल्यू आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। हाँ। उससे पहले हमें 31 दिसंबर पर इसकी लाइफ चेंज हुई है अपग्रेड होने के बाद, तो हमें पहले 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2002 तक आना है। हाँ। तो पहले इसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं। 50,000 डिवाइडेड बाय 5, नहीं स्क्रैप वैल्यू भी है ना, तो 50,000 माइनस, एक सेकंड, ये हो गया आपका कॉस्ट हमें दी हुई है 50,000, स्क्रैप हमें दिया हुआ है 5,000 का, और लाइफ कितनी है, तो हम इसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं पर एनम। तो डेप्रिसिएशन पर एनम होगा 50,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 5, कितना होगा 9,000। 9,000 पर एनम। ठीक है, 2 साल का निकाल लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 साल का हो जाएगा 9,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 18,000। ठीक है, तो अब हमारी जो बुक वैल्यू आ गई वो चेंज के वक्त यानी कि अपग्रेड के वक्त हमारी बुक वैल्यू बन रही थी 6,200। फिर हमने इसे अपग्रेड किया। अच्छा, अपग्रेड के ऊपर जो कॉस्ट लगी वो लगी 15,000 की, तो ये 15,000 कैपिटलाइज हो जाएगा। ये 6,200 कैसे आया? सॉरी 7,200 होगा। 9,000, अरे यार एक सेकेंड, कॉस्ट में से माइनस होगा ना, डेप्रिसिएशन को माइनस, सॉरी कॉस्ट कितनी है 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 38,000, 32,000 वैल्यू की। उसके बाद अपग्रेडेशन को प्लस कर दिया 47,000 हो गई। अच्छा, लाइफ उसके बाद कितनी हो गई थी 5 साल लाइफ हो गई थी, और रेजिडुअल वैल्यू सेम है। तो हमारी जो लाइफ के ऊपर फर्क पड़ा होगा वो क्या फर्क पड़ा होगा, हमारी ओरिजिनल एस्टिमेशन जो लाइफ की थी ना वो कितनी थी 5 ईयर। 5 ईयर्स, और अब वो कह रहा है कि दोबारा 5 ईयर हो गई है। तो इसका मतलब है 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन जो लाइफ है वो अब रिमेनिंग 5 साल है, और स्क्रैप वैल्यू वही बाकी है। तो अब इसका मतलब है लाइफ रिमेनिंग यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 साल, और स्क्रैप कितनी है, स्क्रैप में कोई चेंज नहीं आया, स्क्रैप 5,000 ही है। तो अब डेप्रिसिएशन पर एनम कितना होगा 47,000 माइनस 5,000 ओवर 5, निकालें पर एनम डेप्रिसिएशन 8,400। 8,400। और ये एक्सरसाइज हुई है दिसंबर 2002 पे, तो इसका मतलब है 1 साल का डेप्रिसिएशन हमने निकाला, कितना बताया था 8,400। 8,400। अब 47,000 में से मैंने 8,400 माइनस कर दिया, तो बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 2003 का, कितनी होगी 38,600। 38,600। और इस डेट के ऊपर मैंने इसे बेच दिया, बेचा मैंने इसको 7,000 का।
तो लॉस ऑन डिस्पोजल, 31,600। लॉस ऑन डिस्पोजल 31,600 आएगा आंसर। सही, जी 31,600। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें 31,000 ऑप्शन है, 35,000 ऑप्शन है, 31,600 ऑप्शन है और 35,600 ऑप्शन है। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट देखें, द कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ मेजर आइटम ऑफ इक्विपमेंट आर गिवन बिलो। परचेज प्राइस दी हुई है, इंपोर्ट ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन है, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस हैं, डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, उसका प्रोविजन बना हुआ 100,000 का। टोटल इन्होंने आइडेंटिफाई की है कॉस्ट 1183,000। व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज एज द कॉस्ट ऑफ द एसेट एज पर IAS 16। तो कौन कौन सी चीजें जो हम हटाएं इसमें से, जो सिर्फ ले, सेल्स का जो रिफंडेबल हटाएंगे, बाकी तो सब रहेगा मेरे ख्याल ये तो ले लेंगे, ठीक है। सेल्स टैक्स रिफंडेबल है तो इसका मतलब कॉस्ट नहीं होगी, सही है, से। तो बात सही है। ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस भी नहीं लेंगे। ये कहाँ पे इनिशियल ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग लॉसेस भी एक्सपेंस में जाएगा। 50,000। अब इन सबको ऐड कर लें। 10,550,000 सी, सी आ रहा है। सही है। अब जरा थोड़ा सा IAS 38 के ऊपर चलते हैं। Which of the following accounting policies would contravene IFRS if adopted by a company? Purchase goodwill is written off immediately against reserve। तो कह रहे हैं परचेज गुडविल को रिकॉर्ड ना करो, एक्सपेंस आउट कर दो। रॉन्ग। लैंड ऑन which the company's building stand is not depreciated. Internally generated brands are capitalized। ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड कैपिटलाइज नहीं हो सकता। परचेज गुडविल जो होगी वो रिजर्व के अगेंस्ट चार्ज नहीं होती। इन कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन the life of an asset is taken as half the actual estimated useful life as a measure of prudence। no, जो लाइफ एस्टिमेटेड होगी वही लेंगे। लैंड के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। ट्रू है ये। लैंड, जी अगला सवाल देंगे, which one of the following cannot be recognized as an intangible asset in GHK's statement of financial position। ये R&D से रिलेटेड भी है और कुछ ब्रांड नेम से रिलेटेड भी है। पहला पॉइंट देखें, GHK spent 12,000 रिसर्चिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। रिसर्चिंग की कॉस्ट एक्सपेंस होती है, तो ये कैपिटलाइज नहीं होगा। GHK परचेज अनदर एंटिटी, गुडविल अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन वाज 15,000। ये परचेज गुडविल हो गई, जी ये कैपिटलाइज हो जाएगा। GHK परचेज अ ब्रांड नेम, ये परचेज ब्रांड हो गया, ये भी कैपिटलाइज हो जाएगा। GHK spent 21,000 during the year on the development। डेवलपमेंट एक्सपेंस भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है। आगे कंडीशन क्या है, द प्रोडक्ट इज बीइंग लॉन्च्ड ऑन द मार्केट ऑन 1 दिसंबर एंड एक्सपेक्टेड टू बी प्रॉफिटेबल। इसका मतलब है क्राइटेरिया मीट हो रहा है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा फर्स्ट वन। फर्स्ट। रिसर्च की कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती। ये देखें 8.4, a whiskey distiller incurs the following cost: 38,000 developing new distilling techniques that will be put in place shortly to cut the production cost of making malt whiskey। ये 38,000 की डेवलपमेंट कॉस्ट आ गई। उसके बाद इसने 27,000 किस पे खर्च किए, रिसर्च के ऊपर खर्च कर दिए, और 8,000 मार्केट रिसर्च पे खर्च कर दिए। हाउ मच शुड बी चार्ज एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L में कितनी कॉस्ट चार्ज होनी चाहिए।
35,000। और जो फर्स्ट 38 वाली है वो तो डेवलपमेंट है ना, वो तो एसेट में जाएगा। तो डेवलपमेंट में भी तो क्राइटेरिया चेक करना पड़ता है। हाँ, लेकिन रिसर्च तो डायरेक्टली जाएगी ना। हाँ लेकिन ये जो 38,000 है क्या ये डेवलपमेंट जाएगी पीएनएल में? ये 38,000 के अगेंस्ट जो हमें बेनिफिट हो रहा है ना वो कह रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी और हाँ। ये हम शॉर्टली करने वाले हैं, इसका मतलब है सर्टेन है। हाँ, सही है। तो ये जाएगी। सही है। अब आ जाए 36 के ऊपर। Which of the following would be an internal indicator of impairment of a machine according to IS 36? Internal indicator. The market value has been falling. ये external indicator है. Significant changes in technology. ये भी external indicator है. Operating profit of the machine has been declined. ये internal indicator है. So this is the answer. अच्छा, डी हो सकता है, डी भी तो इंटरनल ही है वैसे तो। नहीं तो fully depreciated होगा तो वो impaired को ही होगा, तो राइट ऑफ प्रोसेस के जरिए खत्म हुआ है, नॉर्मल प्रोसेस के जरिए। अच्छा सही है। जी। अच्छा जी, उसके बाद 9.2 पे आ जाए। The following values relate to a non-current asset. Carrying amount 20,000, NRV 18,000, value in use 22,000, replacement cost 50,000. What is the recoverable amount of the asset? क्या फॉर्मूला था रिकवरेबल अमाउंट का? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू इन यूज है वो है 22,000, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को एनआरवी भी कह सकते हैं, ये है 18,000। इन दोनों का हायर ऑफ क्या होगा? 22। तो हमारा रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा? 22,000। ठीक है, नेक्स्ट देखें। BI owns a building which it uses as its head office. The land is carried as a separate non-current asset in the statement of financial position. The company has a policy of regularly revaluing its non-current asset. The original cost of the building in October 2002 was 1 million. ये बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट है, ये उसकी रिमेनिंग लाइफ है 20 साल। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? नो। और बिल्डिंग पहली मर्तबा रीवैल्यू हुई है 30 सितंबर 2004 को, यानी कि 2 साल बाद, और उसकी मार्केट वर्थ कितनी थी? 1.8 मिलियन। तो पहले तो हम इसको ज़रा वर्कआउट कर लें। इसको मैं अगर वर्कआउट करूं तो कॉस्ट है 1 मिलियन और यूजफुल लाइफ है 20 साल। कॉस्ट है 1 मिलियन और लाइफ है 20 साल, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 50,000, राइट। और बुक वैल्यू कितनी होगी 2 साल बाद? सही है ये वैल्यूज? हेलो, 900,000 जी। सही है वैल्यूज? और रीवैल्यूएशन में मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 1.8। तो सरप्लस कितना आया? सही है। 900। अब सरप्लस आने के बाद, सरप्लस किस डेट के ऊपर आया? 30 सितंबर 2004। सरप्लस आने के बाद वो कह रहा है कि इकोनॉमिक क्लाइमेट हैड बीन चेंज ड्यूरिंग 2005 and an impairment review was carried out at 30 September 2005 and building value is now 1.5 million. एक साल के बाद 30 सितंबर 05 के बाद
मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज नाउ 1.5 मिलियन। हमने 1.8 मिलियन पे रिकॉर्ड किया था, 1.5 मिलियन पर आ गए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इम्पेयरमेंट लॉस कितना बुक होगा? तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा? 1.8 से खत्म होकर ये 1.5 पर आ गया, तो इम्पेयरमेंट लॉस हमारा कितना हो गया? 300,000। अब ऑलरेडी रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना पड़ा हुआ है? 900। तो इसका मतलब है कि जो इम्पेयरमेंट लॉस होगा ये 300,000 का रिवैल्यूएशन से ऑफसेट होगा, तो ये जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को, पीएनएल में नहीं जाएगा। ठीक है, चलो जी। अब ये देखें 9.4, अ मशीन हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 1,44,000, ये बुक वैल्यू है। इट कुड बी सोल्ड फॉर 1,33,200, ये इसकी फेयर वैल्यू आ गई, मार्केट प्राइस आ गई। सेलिंग कॉस्ट लगेगी 3,600, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 2,50,000, वैल्यू इन यूज है 1,50,000। फाइंड आउट इम्पेयरमेंट लॉस। तो इम्पेयरमेंट लॉस के लिए हमें कैरिंग अमाउंट देखना पड़ता है और रिकवरेबल अमाउंट देखना पड़ता है। तो रिकवरेबल अमाउंट के लिए हमारे पास वैल्यू इन यूज है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। इन दोनों में से हायर ऑफ लेंगे, हायर ऑफ तो वैल्यू इन यूज हो गया। वैल्यू कितनी आ गई? 150। अब कैरिंग अमाउंट कितना है? 144। 140। कैरिंग अमाउंट ज्यादा होता है तो इम्पेयरमेंट होती है, हाँ, लेकिन यहाँ तो कैरिंग अमाउंट कम है तो इम्पेयरमेंट है। नहीं, इसकी तो वैल्यू बढ़ गई, मतलब ऐसा हुआ। इम्पेयरमेंट नहीं है। इम्पेयरमेंट। सही है। कैरिंग अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट। वैल्यू इन यूज क्या होती है? ये बुक वैल्यू है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। अच्छा। बताया था तुम्हें कि 2 साल लाइफ है, 3 साल लाइफ रह गई है, तो उसके हाँ, फ्यूचर कैश फ्लो एस्टिमेट किए जाएंगे और उसकी पीवी कैलकुलेट की जाएगी। सही। सही है। जी। एक सवाल और देख लेते हैं। 9.6, NS owns a brand name which it acquired on 1st October 2002 for 500,000। ब्रांड को हमने एक्वायर किया था, ये कैपिटलाइज हो जाएगा। इसकी लाइफ कितनी है? 10 साल। तो 5 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 की पर एनम अमोर्टाइजेशन आएगी। ड्यूरिंग 2005 इकोनॉमिक क्लाइमेट डिटेरियोरेट, ये इंडिकेटर है इम्पेयरमेंट का। ब्रांड स्पेशलिस्ट वैल्यूड ब्रांड नेम एट मार्केट वैल्यू ऑफ 200,000 और उसकी वैल्यू न्यूज उन्होंने एस्टिमेट की है 1,50,000। तो वैल्यू इन यूज कम है और मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तो रिकवरेबल अमाउंट क्या हो जाएगा? 200,000। सही है। अब हमें क्या चाहिए? हमें बुक वैल्यू चाहिए ताकि हम उसको रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर कर सकें। तो इम्पेयरमेंट किस डेट पर हो रही है? सितंबर 2005 पर। और एक्वायर कब किया है? 1 अक्टूबर 20x0 के ऊपर। तो 1 2 3 4 5, 5 साल की अमोर्टाइजेशन माइनस होगी 500,000 में से, यानी कि एसेट आधा हो जाएगा। 10 साल लाइफ है तो 5 साल गुजर चुके हैं, तो एसेट 2,50,000 पर आ गया। और जो रिकवरेबल अमाउंट है वो 200,000 है। जी। कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट कम है, कम। तो कितनी इम्पेयरमेंट होगी? 50,000। 50,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, तो यहाँ आ जाएगा बॉक्स में 50,000। सही। सही है। जी। आइडिया हुआ क्लियर? हाँ, थोड़ा। सही है। बाकी मैं तुम्हें भेज दूंगा, तो फिर जो रिमेनिंग कुछ इक्का दुक्का सवाल रह गए वो फिर तुम इसमें से ट्राई कर लो। सही। सही है। तो ये हमारी जो है वो
जो हमारा प्रैक्टिस सेशन था वो तीनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक पार्ट हमारा प्रैक्टिस सेशन हो गया। अच्छा, जर्नली जो है ना वो जो कैपलान की रिवीजन किट है ना हम्म। वो बीपीपी से ज़्यादा अच्छी है, अच्छा। लेकिन मेरे पास सॉफ्ट में अवेलेबल नहीं है। सही। तो अगर तुम ले लो ना इसकी कॉपी हम्म। तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें इतने क्वालिटी वाले सवाल हैं नहीं। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट इशू की तरफ। IAS 40, ये भी नॉन करंट एसेट से रिलेटेड एक IAS है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बट ये जो IAS है ये सिर्फ एक चीज को डील कर रहा है, किसको? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को। अच्छा, प्रॉपर्टी को IAS 16 भी डील करता है ना। हम्म। तो आप पहले तो क्लासिफिकेशन कर लेनी चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी IAS 16 डील करता है और कौन सी प्रॉपर्टी जो है IAS 40 डील करता है। IAS 40 किस प्रॉपर्टी को डील करता है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब ना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो हमने किसी को किराए पे दी हुई हो, रेंटल पर्पस के लिए एक्वायर की हो, या फिर हमने उसे उसकी वैल्यू बढ़ने के लिए खरीदा हो, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, यूज करने के लिए नहीं खरीदा हो। कैपिटल एप्रिसिएशन, सही है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर्टी खरीदती है या बनवाती है और उसकी इंटेंशन ये है कि उसको रेंट आउट कर देगी या फिर उसको कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए खरीदा ताकि उसकी वैल्यू बढ़ जाए, तो हम कहेंगे ये IAS 16 के अंदर प्रॉपर्टी कवर नहीं होगी, 40 में कवर होगी, इन दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लैंड हेल्ड फॉर अनडिसाइडेड फ्यूचर यूज, ये क्या होगी? ये तो प्रॉपर्टी नॉर्मल वाली प्रॉपर्टी। नहीं, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाएगी, क्योंकि अगर अनडिसाइडेड यूज नहीं है तो हम यूज तो कर ही नहीं रहे। हाँ, तो कैपिटल तो तो कैपिटल कैपिटल एप्रिसिएशन तो नॉर्मल होगा ना इसके अंदर। सही। सही है। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अगर डेफिनेशन मीट कर जाती है तो इसका बैलेंस शीट के अंदर रिकग्निशन क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। इसको बैलेंस शीट में रिकग्नाइज करने का क्राइटेरिया क्या है, चाहे परचेज हो या इंटरनली जनरेटेड हो। तो उसमें हमारे पास वही दो पॉइंट्स है जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स and cost can be reliably measured। ये दो पॉइंट्स अगर मीट हो जाते हैं और डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मीट हो जाती है तो हम इसे कैपिटलाइज कर लेंगे। सही। अच्छा, IAS 16 में जो प्रॉपर्टी वर्ड यूज होती है ना, वर्ड, उसके लिए वर्ड यूज होता है ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। तो जहाँ ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का वर्ड इस्तेमाल हो रहा हो, इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी IAS 16 के अंदर कवर हो रही है। उसके बाद जब इस प्रॉपर्टी को हम पहली मर्तबा रिकग्नाइज करेंगे तो उसको फर्स्ट टाइम जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो इसकी इनिशियल मेजरमेंट प्रॉपर्टी की किसके ऊपर होगी? यानी कि उसकी परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, अगर वो परचेज एसेट है तो। और अगर वो जनरेटेड एसेट है, बनवाया है, तो फिर वही मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स जो उसके ऊपर लगेंगे वो एस्टिमेट करने पड़ेंगे। सही। सही है।
फिर उसके बाद जब इसकी बैलेंस शीट डेट अप्रोच करेगी तो उसकी सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट हर साल बैलेंस शीट डेट के ऊपर हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट पे रख सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर लेकर आ सकते हैं। वहाँ IAS 16 में हमने फेयर वैल्यू मॉडल का वर्ड यूज नहीं किया, रिवैल्यूएशन मॉडल का वर्ड यूज किया। सही। अच्छा, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इसके ऊपर ही रिकॉर्ड होती है। क्यों रिकॉर्ड होती है इसके ऊपर? क्योंकि हमने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए खरीदा है। तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए अगर खरीदा है तो उसकी वैल्यू अप टू डेट रहनी चाहिए। सही। लेकिन कॉस्ट मॉडल भी चॉइस अपनी जगह मौजूद है। अगर मैं इसे कॉस्ट मॉडल पे कैरी करता हूँ तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे इस्तेमाल करता हूँ तो उसको उसकी करंट मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा और उसमें से कोई डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करूंगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। IAS 16 के अंदर जब मैं रीवैल्यू करता हूँ तो रीवैल्यूएशन के बाद मैं डेप्रिसिएशन भी माइनस करता हूँ। यहाँ मैं डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करूंगा क्योंकि डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है, फेयर वैल्यू के ऊपर वो हर साल रिकॉर्ड होगा तो डेप्रिसिएशन उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड होगा। जी। सही है जी। अच्छा, अब अगर मैं इसे फेयर वैल्यू मॉडल पे रिकॉर्ड करता हूँ तो हर साल इसकी फेयर वैल्यू में चेंज आएगा। कभी फेयर वैल्यू बढ़ जाएगी, कभी फेयर वैल्यू कम हो जाएगी। तो जितना भी चेंज आएगा फेयर वैल्यू में इज टू बी रिकग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अनरियलाइज्ड गेन नहीं होगा, इसको रियलाइज्ड गेन या लॉस कंसीडर करेंगे। IAS 16 की तरह नहीं, वहां पर जो गेन आ रहा था उसको हमने अनरियलाइज्ड कंसीडर किया था और OCI में डाल देते थे। सही। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का 2.5 लाख हो गया। तो हमने ये गेन कैलकुलेट किया 1,50,000 का और इस गेन को मैं डायरेक्टली P&L में रिकॉर्ड करूंगा। एसेट को डेबिट करूंगा 1,50,000 से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा 1,50,000 से। अब पूछो क्या पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसका रीजन क्या है कि ये इसको रियलाइज इंटेंशन क्योंकि हमने ये कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए खरीदा हुआ, बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के ऊपर जो भी गेन और लॉस होता है वो P&L में चार्ज होता है। सही। अच्छा, अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं हो सकती तो फिर हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को यूजुअली कॉस्ट पर ही मेजर करते हैं। अब ऐसा नॉर्मली कब होता है? जब एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन हो। जब एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन होता है तो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वगैरह की रिलायबल वैल्यू आइडेंटिफाई करना मुश्किल काम होता है। तो हम फिर क्या करते हैं, उसको उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लेते हैं और जैसे ही उसकी वैल्यू रिलायबली मेजर होती है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको फेयर वैल्यू पे शिफ्ट कर देते हैं। देखिए यह बात ध्यान में रहे, जब तक फेयर वैल्यू नहीं आएगी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और जब फेयर वैल्यू आ जाएगी तो फिर डेप्रिसिएशन का प्रोसेस रुक जाएगा। सही। अच्छा, एक इसके अंदर मसला है कि बाज दफा हम अपना पर्पस चेंज कर लेते हैं प्रॉपर्टी का। यानी कि जो यूज है प्रॉपर्टी का वो चेंज अगर हो जाए तो फिर क्या करेंगे? ट्रांसफर टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज ओनली पॉसिबल when there is a change of use।
यानी कि पहले प्रॉपर्टी किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, अब प्रॉपर्टी किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐसा हो जाता है कि पहले आपके पास ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी थी जो कि हम IS-16 में कवर कर रहे थे। अब वो प्रॉपर्टी हमने किसी को रेंट आउट कर दी तो वो IS-40 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई। या पहले आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी IS-40 के अंदर, अब वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने किराए पे से हटाई और उसको एज अ हेड ऑफिस बिल्डिंग के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, IS-16 के अंदर आ गई है। ये कब कब होगा? ये व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ यूज। अच्छा, बार दफा किसी का प्रॉपर्टी सेल करने का बिजनेस होता है, प्रॉपर्टी बना कर ना, प्रॉपर्टी बनाई चेंज कर दी, तो उसके लिए ये इन्वेंट्री होती है प्रॉपर्टी। हाँ, वो तो करंट एसेट होगा उसके लिए। हाँ, वो अब उसने कहा नहीं यार, अब इन्वेंट्री के बेचने में मजा नहीं आ रहा, उसने उसको उठाकर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाया, तो उसकी क्या इंटेंशन होगी? 40। किराए पे देगा वो, या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रख लिया। सही है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि हम IAS-16 से IAS-40 पे गए और IAS-40 में हमने कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल करना, या IAS-2 से हम IAS-40 पे गए और वहां पर हमें कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल करना, तब तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि IAS-16 में भी और IAS-2 में भी यूजुअली कॉस्ट ही इस्तेमाल होती है। तो जिस वक्त हम इसको ट्रांसफर करेंगे उसके ऊपर IAS-16 में जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू में ट्रांसफर हो जाएगी, कोई अलग से अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम IAS-16 से IAS-40 पे जाते हैं और IAS-40 में फेयर वैल्यू मॉडल इस्तेमाल हो रहा है, तो अब एक प्रॉब्लम ये आएगी कि पहले तो हमें इसको फेयर वैल्यू पे लेकर आना पड़ेगा ना। तो हम पहले IAS-16 में क्या करेंगे, IAS-16 में जो उसका कैरिंग अमाउंट होगा उसको IAS-16 के अंदर मार्केट वैल्यू पे अपडेट करेंगे। कितना गेन आया? 45। ये गेन जो है रीवैल्यूएशन सरप्लस कहलाएगा, क्योंकि ये IAS-16 में हुआ है। उसके बाद जो ये मार्केट वैल्यू है ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए फेयर वैल्यू बन जाएगी, उसकी इनिशियल वैल्यू या कॉस्ट कहते हैं हम, और फिर यहाँ से उसकी फेयर वैल्यू अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी। इस रीवैल्यूएशन सरप्लस को हम P&L में नहीं चार्ज करेंगे, क्योंकि IAS-16 में हो रहा है तो उसको OCI में रखेंगे। सही है। इसी तरह IAS-2 के अंदर एक प्रॉपर्टी थी, अब वो IAS-40 के अंदर आ गई और फेयर वैल्यू मॉडल इस्तेमाल हो रहा है। तो IAS-2 में उसकी जो कैरिंग अमाउंट थी वो 10,000 थी और करंट मार्केट वैल्यू अब चल रही है 15,000। अच्छा, IAS-2 के अंदर ना इंक्रीजिंग वैल्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर सिर्फ ये इन्वेंट्री होती तो 10,000 रुपये रिकॉर्ड होती, लेकिन क्योंकि ये ट्रांसफर हो रही है हमें फेयर वैल्यू चाहिए, तो ये जो 5,000 का गेन आ रहा है इस गेन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल यूँ समझ लें कि इन्वेंट्री बिक गई है और ये इसकी फेयर वैल्यू, इसकी जो है इनिशियल वैल्यू बन जाएगी। इसकी डबल एंट्री क्या बनाएंगे? डबल एंट्री के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5,000 से एसेट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब वो एसेट क्या होगा? इन्वेंट्री। फिर इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 15,000 से डेबिट कर देंगे, ताकि ट्रांसफर की एंट्री पास हो जाए। यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट होगी अगर ट्रांसफर होकर आ रही है तो 15,000 से, ताकि बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट पे जाए और ये करंट एसेट हमारा जो है वो इन्वेंट्री 15,000 से यहाँ से क्रेडिट हो। ठीक है। अब थोड़ा सा IAS-40 का एक थ्योरेटिकल वर्जन डिस्कस कर लेते हैं।
एक सेकेंड जस्ट होल्ड। IS-40 का हैंडआउट शेयर हो रहा है तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास कल वाली ईमेल भी नहीं आई है, वो आई है डॉक्यूमेंट। वो तो जीमेल के ऊपर तुम्हें शेयर होगी ना, तुमने जीमेल का आईडी दिया था ना। हाँ, वहाँ पे है नहीं कोई डॉक्यूमेंट ऐसा। तुम्हारे जीमेल आईडी के ऊपर कोई लिंक नहीं आया? नहीं। हाँ तो फिर मैं एक काम करता हूँ ना, मैं तुम्हें जो ना फिर उसका यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूँ। सही। सही है, तुम वहां से उसको डाउनलोड कर लो या सेव कर लेना अपने पास। सही। क्योंकि अगर तुम वो बना लेते हो ना अपना आईडी उसका, गूगल ड्राइव का, हाँ। हाँ। फिर शायद तुम्हारे पास शेयर होगा। अब शेयर हो रहा है तुम्हारे पास IS-40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? हाँ। हाँ। अब देखें इसमें सबसे पहले डेफिनेशन पे आ जाए। क्या मस्त है यार। Definition of investment property. Investment property is property, land or a building or part of a building or both held by the owner or by the lessee under a finance lease. अब लीजिंग हमारे सिलेबस में नहीं है तो ये लेसी वाला पॉइंट इग्नोर कर दें। टू अर्न रेंटल्स, दो पर्पस मैंने बताए थे, रेंटल्स एंड कैपिटल एप्रिसिएशन एंड बोथ। ये इसकी डेफिनेशन में आ गई, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, एक एग्जाम्पल तो ये हो गई, सही है। लैंड हेल्ड फॉर अ करेंटली अनडिटरमाइंड फ्यूचर यूज, एक एग्जाम्पल ये हो गई। बिल्डिंग लीज्ड आउट अंडर एन ऑपरेटिंग लीज, एक एग्जाम्पल ये हो गई आपकी। वैकेंट बिल्डिंग हेल्ड टू बी लीज्ड आउट अंडर एन ऑपरेटिंग लीज। प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड और डेवलप्ड फॉर फ्यूचर यूज एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम एक प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, लेकिन अभी हमारा जो ना वो इंटेंशन क्या है, ये फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल होगी, तो उसको भी हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही कंसिडर करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद रिकग्निशन क्राइटेरिया। Investment property should be recognized as an asset when it is probable that the future economic benefit that are associated with the property will flow to the entity and the cost of the property can be reliably measured. उसके बाद उसकी इनिशियल मेजरमेंट पे बात कर लें कि उसकी इनिशियल मेजरमेंट किसके ऊपर होगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट। Such costs should not include startup cost, abnormal wastage, or initial operating losses before the investment reaches the planned level of occupancy. ये वही IS-16 वाला मसला है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। फिर उसके बाद आपका मेजरमेंट सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकग्निशन। IS-40 permits entities to choose between either a fair value model and a cost model, ठीक है। One method must be adopted for all of the investment property. Change is permitted only if this result in a more appropriate presentation. IS-40 notes that this is highly unlikely for a change from a fair value model to a cost model. ऐसा क्यों?
अगर आपने उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे रिकॉर्ड किया हुआ है तो नॉर्मली हम उसे कॉस्ट मॉडल पे कैरी नहीं करते, क्योंकि ज्यादा अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन किसमें, फेयर वैल्यू मॉडल में। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज रीमेजर्ड एट फेयर वैल्यू, which is the amount for which the property could be exchanged between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction. Gain or losses arising from investment changes in the value of investment property must be included in the profit and loss accounts for the year. अच्छा, एक मसला आता ही है कि फेयर वैल्यू आएगी कहाँ से, क्योंकि फेयर वैल्यू के लिए, रियल एस्टेट की फेयर वैल्यू के लिए मार्केट का होना जरूरी होता है जी। तो इसके लिए एक सेपरेट आईएएस है, आईएफआरएस है, आईएफआरएस 13 के नाम से, जिसका ऑब्जेक्टिव ही है ये फेयर वैल्यू मेजरमेंट। उसमें फिर पूरी डिटेल्स हैं कि प्रॉपर्टी की अगर मार्केट अवेलेबल नहीं है तो ऑल्टरनेटिव तरीका क्या होगा, वो भी अवेलेबल नहीं है तो उसका ऑल्टरनेटिव तरीका क्या होगा, वो वहां डिस्कस करेंगे। इफ फेयर वैल्यू कैन नॉट बी रिलायबली मेजर्ड, नहीं पता क्या करेंगे। इफ एन एंटिटी डिटरमाइंस दैट द फेयर वैल्यू अंडर of an investment property under construction is not reliably determinable, but expect the fair value to be reliably determinable when construction is complete, it measures that investment property under construction at cost until either its fair value becomes determinable or construction is completed. If an entity determines that the fair value of a property is not reliably determinable on a continuing basis, the entity shall measure that property using the कॉस्ट मॉडल अंडर IAS 16। इसका मतलब है IAS 40 का कॉस्ट मॉडल और IAS 16 के कॉस्ट मॉडल में कोई फर्क नहीं। द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी एज्यूम्ड टू बी 0। एंटिटी शैल अप्लाई IAS 16 until disposal of the investment property. Where a property has previously been measured at fair value, it should continue to be measured at fair value until disposal, even if comparable market transaction become less frequent or market price becomes less readily available. ये पॉइंट समझ में आता है? मतलब फेयर वैल्यू पे अगर रखा है तो फेयर वैल्यू पे ही चलाना है। यस। कॉस्ट मॉडल में डिस्क्रिप्शन क्या बनती है? आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद द कॉस्ट मॉडल एज set out in IAS 16, cost minus accumulated depreciation minus accumulated impairment losses। जैसे प्रॉपर्टी की इम्पेयरमेंट के चांसेस कम ही होते हैं अनलेस कि कोई डैमेज हो जाए, ठीक है। ट्रांसफर टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन। ट्रांसफर टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी should be made only when there is a change in use, otherwise not allowed. For a transfer from investment property carried at fair value to owner occupied property or inventory, for a transfer from owner occupied property to investment property carried at fair value, IAS 16 should be applied up to the date of reclassification. Any difference is to be recognized under IAS 16 as a revaluation। ये मैंने तुम्हें बता चुका हूं एग्जाम्पल के थ्रू। For a transfer from inventory to investment property at fair value, any difference between the value at the date of transfer and its previous carrying amount should be recognized in profit and loss account। तो इसमें एक IAS 16 का केस ऐसा है जिसके अंदर जो ट्रांसफर के दौरान फेयर वैल्यू का चेंज आता है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस कंसिडर किया जाता है, अदरवाइज वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा। When an entity uses the cost model for investment property, transfer between categories do not change the carrying amount of the property transferred and they do not change the cost of the property for measurement or disclosure purpose। Disposal, अगर हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेच दी तो फिर क्या करेंगे? An investment property should be derecognized on disposal, इसको बैलेंस शीट से क्या करेंगे? हटा देंगे। Or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected,
The gain or loss on disposal should be calculated as difference between net proceed and the carrying amount and should be recognized in profit and loss account as income or expense. सही। अब इसमें एक और पॉइंट है जो मैंने बीच में स्किप कर दिया था, पार्शियल ऑन यूज। तुमने देखा होगा बाज 25-25, 30-30 मंजिला इमारतें होती हैं जिसको हम कुछ हेड ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ रेंट आउट की हुई होती है, जैसे एमसीबी टावर है, हबीब बैंक टावर है। जी। तो अब क्या होगा अगर पार्शियल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, पार्शियल ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हो? If the owner uses part of the property for its own use and part to earn rental or for capital appreciation, and the portion can be sold or leased out separately, they are accounted for separately. पहला पॉइंट, सही। यानी कि हमें ये पता है कि एक फ्लोर का वैल्यू कितनी है, तो अगर 10 मंजिला रेंट आउट किया हो तो 10 पे IAS 40 लगा देंगे और बाकी पर IAS 16 लगा देंगे। सही। Therefore, the part that is rented out is investment property. If the portion cannot be sold or leased out separately, the property is investment property only if the owner occupied portion is insignificant. इसका मतलब ये है कि आपके पास एक 20 मंजिला इमारत है, उसमें से 15 फ्लोर आपने किराए पे दिए थे, तो सिग्निफिकेंट पोर्शन क्या हुआ, रेंटल हो गया, तो पूरे 20 फ्लोर के ऊपर IAS 40 अप्लाई हो जाएगा। सही। यानी कि फिर देखेंगे सिग्निफिकेंस किस चीज की। ठीक है। ये आपका IAS 40 का बहुत मुख्तसर सा IAS है। ये IAS 40 की हमारी डिस्कशन जो है वो कंक्लूड होगी। नॉन करंट